गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज आपका नया चैप्टर अध्याय 4 कार्यपालिका स्टार्ट करेंगे। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इसे समझने के लिए ये जो आपके नेक्स्ट 3 चैप्टर हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, उसे समझने के लिए एक बेसिक जो जानकारी है जो पहले आपको बताई भी गई थी, फिर से उसे आज रिवाइज़ कर दें। शासन के 3 काम माने गए हैं। बेसिकली गवर्नमेंट के गवर्नेंस के 3 काम होते हैं। पहला, कानून को बनाना। कानून, लॉ, विधि, सब नियम एक ही शब्द है। कानून का निर्माण करना शासन का पहला काम है, कानूनों का निर्माण करना। दूसरा, उन कानूनों को लागू करवाना जनसमूह में। और तीसरा कार्य है, जो उन कानूनों को ब्रेक करेगा, जो उन कानूनों को नहीं मानेगा, तोड़ेगा, उसे दंड देना या बलपूर्वक मनवाना। तो ये 3 काम बेसिकली फंडामेंटल वर्क्स जो शासन के माने गए हैं। इन्हीं 3 कामों के आधार पर शासन के 3 अंग, 3 संरचनाएं हैं जो क्रमशः इन कार्यों को पूरा करती हैं। कानून का निर्माण जो संस्था करती है उसे विधायिका कहा जाता है, लेजिस्लेटिव कहा जाता है। जो संस्था इन कानूनों का पालन करवाने के लिए जिम्मेदार है, उत्तरदायी है, उसे कार्यपालिका, इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। और जो संस्था कानून तोड़ने वाले को दंड देने का कार्य करती है, अर्थात न्याय का कार्य करती है, उसे न्यायपालिका या जुडिशरी कहते हैं। तो इस प्रकार शासन के 3 कार्यों के आधार पर शासन के 3 अंग माने गए हैं: विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। अगले 3 चैप्टर्स में आपको भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में भारत की कार्यपालिका क्या है, क्या उसकी संरचना है, भारत की विधायिका अर्थात कानून बनाने वाली संस्था किस प्रकार संगठित होती है, क्या उसके कार्य हैं, और तीसरा न्यायपालिका की कानून को तोड़ने वालों को दंड देने वाली जो संस्था है, अर्थात जो भारत की न्यायपालिका, उसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या कार्य है, ये आप अगले 3 चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इसमें जो अभी आपको शासन के 3 अंग बताए, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इसमें जो 2 संस्थाएं हैं, बेसिकली विधायिका और कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, इनके संबंधों के आधार पर इनके जो परस्पर संबंध हैं उसके आधार पर शासन के 2 प्रकार बेसिकली माने जाते हैं। 2 विभाजन मोटे तौर पर किए गए हैं। पहले इस प्रकार को कहते हैं संसदात्मक शासन या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और दूसरा अध्यक्षात्मक शासन या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके नाम से ही जाहिर है, संसदात्मक जहाँ संसद प्रधान है, पार्लियामेंट अर्थात विधायिका प्रधान है, सर्वोच्च है, वहाँ पर शासन में प्रमुख है, उसे संसदात्मक शासन कहते हैं। और जहाँ अध्यक्ष प्रधान है, वो ज़्यादा पावरफुल है, उसे अध्यक्षात्मक शासन कहा गया है। तो शासन के जो प्रकार हम लोग पढ़ेंगे वो विधायिका और कार्यपालिका, मतलब कानून बनाने वाली संस्था और कानूनों को लागू कराने वाली संस्था के जो परस्पर संबंध हैं उसके आधार पर है। संसदात्मक शासन व्यवस्था क्या कहते हैं, ये बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जो संसदात्मक शासन व्यवस्था है वो भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था, इसलिए इनकी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये आपको एक तरह से पूरी अच्छे से समझ के और इन पॉइंट्स को याद कर लेना है। संसदात्मक शासन व्यवस्था का जो पहला लक्षण है वो क्या है, कार्यपालिका और विधायिका जो है ये परस्पर जुड़े रहते हैं, इंटरमिंगल्ड हैं, इनमें कोई अलगाव नहीं होता है। इसका क्या तात्पर्य है, अगला पॉइंट है, कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्यों से ही चुने जाते हैं। इसका अर्थ क्या है कि जब चुनाव होते हैं
उसमें हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं कि चुनाव में हम लोग विधायिका का चुनाव करते हैं। भारत की संसद का जैसे 543 सदस्यों का चुनाव किया गया था और वो उन 543 सदस्य अपने बहुमत के द्वारा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को चुनते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद अर्थात भारत की कार्यपालिका। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था का पहला लक्षण है ये कार्यपालिका और विधायिका के सदस्य परस्पर जुड़े रहते हैं। जो विधायिका के सदस्य होते हैं उन्हीं में से कार्यपालिका के सदस्य चुने जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो प्रधानमंत्री या मंत्री पद उसको बना दिया गया तो उसके लिए अनिवार्य शर्त है कि 6 महीने के भीतर वो विधायिका का अर्थात भारत की संसद का लोकसभा अथवा राज्यसभा में से किसी एक में चुनाव लड़के जीत के निर्वाचित होकर राज्यसभा या लोकसभा में से किसी का सदस्य बन जाए, तभी वो अपने पद पर प्रधानमंत्री या किसी भी मंत्री के पद पर कार्यरत रह सकता है। दूसरा, कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्यों से ही चुने जाते हैं। यही चीज़ें भी आपको बताई कि ये कार्यपालिका का सदस्य बनने के लिए अनिवार्य है कि पहले आप विधायिका के किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करिए, वहाँ पर चुने जाइए। तीसरी चीज़ है कार्यपालिका विधायिका में विश्वास कैसे साबित होगा? बहुमत रहने तक ही अपने पद पर रहती है। जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है वो विधायिका से ही चुने जाते हैं और वो तभी तक प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद बनी रहती है जब तक विधायिका में उनका बहुमत रहता है, अर्थात आधे से अधिक जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनका समर्थन जब तक प्राप्त रहता है तभी तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बने रह सकते हैं। जिस दिन भी जो है विधायिका के आधे से अधिक सदस्य जो हैं वो कार्यपालिका अर्थात प्रधानमंत्री के और मंत्रिपरिषद के खिलाफ हो जाते हैं, उनके अगेंस्ट हो जाते हैं, उसी दिन कार्यपालिका को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। अगली चीज़ है संसदात्मक शासन व्यवस्था की। यहाँ दोहरी कार्यपालिका होती है, डबल एग्जीक्यूटिव, एक नाम मात्र की जिसे जो राष्ट्राध्यक्ष का कार्य करती है, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति हैं नॉमिनल, और एक वास्तविक कार्यपालिका जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कहलाते हैं। जो कार्यप्रणाली है वो ये है कि जो शासन की जो पूरी शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करते हैं, जो जनप्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित विधायिका के द्वारा ही चुने गए होते हैं। ठीक है, लेकिन उनके ऊपर एक नाम मात्र की कार्यपालिका भी होती है जिसे राष्ट्रपति कहते हैं, जो देश के अध्यक्षता करते हैं, देश के एक अध्यक्ष के रूप में होते हैं। तो ये भी एक लक्षण है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक। जो नाम मात्र के जो शासन का जितना कार्य होता है वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है, अर्थात नाम मात्र की कार्यपालिका के नाम पर ही होता है, लेकिन वो अपना हर लगभग समस्त कार्य ये वास्तविक कार्यपालिका अर्थात प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं। तो ये हो गए 4 मोटे मेन लक्षण आपके संसदात्मक शासन व्यवस्था के। एक बार इसे फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। कार्यपालिका और विधायिका परस्पर जुड़े हैं। जो विधायिका के सदस्य होते हैं वही उन्हीं में से कार्यपालिका के सदस्य चुने जाते हैं। कार्यपालिका तभी तक अपने पद पर रहती है जब तक विधायिका में उसे बहुमत अर्थात आधे से अधिक का विधायकों का समर्थन प्राप्त हो। और नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पर दोहरी कार्यपालिका होती है। दोहरी कार्यपालिका मतलब एक वास्तविक प्रधान और एक नाम मात्र का प्रधान। इसके एकदम विपरीत है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। इसका प्रमुख उदाहरण यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। संसदात्मक शासन का उदाहरण भारत और ब्रिटेन है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के प्रमुख उदाहरण अमेरिका है। इसका ये एकदम अपोजिट है संसदात्मक शासन व्यवस्था के। कैसे? पहली चीज़, कार्यपालिका और विधायिका परस्पर जुड़े नहीं होते, दोनों ही अलग होते हैं, अर्थात
यदि कोई विधायिका का सदस्य है तो वो कार्यपालिका का मेंबर नहीं बन सकता, और यदि कार्यपालिका का सदस्य है तो विधायिका में निर्वाचित नहीं हो सकता। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो वर्तमान समय में संसद है, विधायिका का सदस्य है, और यदि उसे वो राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो जाता है या कोई मंत्री पद पे नियुक्त होता है, तो उसे तुरंत ही अपनी विधायिका की सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ता है। वो दोनों ही जगह का सदस्य एक साथ नहीं हो सकता। तीसरी चीज़, कार्यपालिका व विधायिका का कार्यकाल निश्चित रहता है, ये परस्पर निर्भर नहीं रहता। जैसा आपने अभी देखा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका तभी तक अपने पद पर रहती है जब तक विधायिका में उसे विश्वास प्राप्त हो, अर्थात बहुमत प्राप्त हो। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में दोनों का कार्यकाल, कार्यपालिका का भी विधायिका का, दोनों का कार्यकाल कि कितने समय तक ये अपने पद पर रहेंगे, संविधान के द्वारा निश्चित रहता है। ना तो कार्यपालिका विधायिका को हटा सकती है और ना ही विधायिका सामान्य परिस्थितियों में कार्यपालिका को उसके पद से हटा सकती है। तो ये इनका कार्यकाल परस्पर निर्भर नहीं रहता। और अगली चीज़ है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका नहीं होती। वहाँ जो वास्तविक प्रधान है वही राष्ट्राध्यक्ष भी होता है, वही नाममात्र वास्तविक प्रधान दोनों ही एक ही व्यक्ति होता है, जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है। ये अलग अलग व्यक्ति नहीं होते। ये था अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और संसदीयात्मक शासन व्यवस्था। बच्चों, हमें बेसिकली जो हमारा भारत का पैटर्न है, जैसा आपको पहले बताया, वो संसदात्मक शासन व्यवस्था है। तो इसी पैटर्न पर हम लोग अपनी कार्यपालिका विधायिका का अध्ययन करेंगे। ये पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए, तभी आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे।